हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। प्रियंका यही बताएंगे कि सर अभी जो जिस हिसाब से सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 3 बजे का इंतजार है, चुनाव तारीखों का ऐलान, राजस्थान की सियासत में बड़ा उलटफेर हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए श्रुति जी, राजस्थान सदा ही राजनीतिक मामले में आपको चौंकाता हुआ दिखेगा। और इस बार भी जिस तरीके से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी 25 में से 25 सीटों का दावा जहां पे ठोक रही थी, वहां पे 15 टिकटें भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस करने के बाद में जिस तरीके से राजस्थान के अंदर असंतुष्टि हुई है, चाहे उसके अंदर जोधपुर की सीट गजेंद्र सिंह शेखावत जी को देने के बाद में आपने देखा होगा कि वहां बाबू सिंह राठौड़ विद्रोही जो भारतीय जनता पार्टी के शेरगढ़ से विधायक भी हैं, वो विद्रोही रुख उन्होंने अपना लिया है। और दूसरी तरफ चूरू से जो राहुल कसवा का जो टिकट काट करके देवेंद्र झाझड़िया को जो भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, कहीं ना कहीं आज वो ये मान के चलिए शेखावटी अंचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमीन को गर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आज राजस्थान की राजनीति के अंदर ये राहुल कसवा वाला एपिसोड होने के बाद में जाट और ठाकुर की राजनीति वहां उत्पन्न हो गई। और अगर ये इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर अपने 25 में से 25 वाली हैट्रिक लगाने में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत बड़ी एडी चोटी का जोर भी लगाना पड़ेगा, और साथ में उनको पसीना बहाना पड़ेगा, और उसके बाद में भी ये कहीं ना कहीं हैट्रिक फिसलती हुई नजर आ रही है। तो जैसा कि निरंजन पोद्दार साहब भी कह रहे हैं कि बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है बीजेपी को इस फैसले के बाद। लेकिन निरंजन पोद्दार साहब, अब चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा, क्या लग रहा है कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनके दम पर चुनावी पार्टियां मैदान में उतरेंगी, और कौन सा वो मुद्दा जिनके दम पर जीत हासिल कर पाएगी कोई भी पार्टी? देखिए प्रियंका जी, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि अभी राजनीति के अंदर मुद्दे तो विपक्ष बहुत लेके चल रहा है, चाहे वो महंगाई का है, बेरोजगारी का है, महिला पहलवानों का है, किसानों का है, और अभी एक नया मुद्दा जो अभी निकल करके आया है वो है चुनावी बॉन्ड वाला। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सारे के सारे मुद्दे जो पिछले आपने देखा होगा पिछले 6 महीने में जहां जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, अभी 3 महीने पहले 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए, उनके अंदर भी कदाचित यही मुद्दे थे जो जनता ने अस्वीकार कर दिए। तो मेरा ये मानना है कि इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है नरेंद्र मोदी। अब वो एंटी नरेंद्र मोदी या प्रो नरेंद्र मोदी, यानी कि जनता नरेंद्र मोदी जी को अब विश्राम देना चाहती है, या जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार ये जिम्मेदार राष्ट्र की बागडोर उनके हाथ में देना चाहती है। मेरे हिसाब से यही इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं निरंजन पोद्दार साहब कि इतनी सीटें आएंगी या नहीं आएंगी, बात इस पर नहीं हो रही जीतेंगे क्या। देखिए प्रियंका जी, सीटें कितनी आएंगी ये तो जनता का जनादेश आज जिस तरीके से चुनाव आयोग अपनी तिथियां घोषित कर देगा, शायद मेरे हिसाब से 15 या 20 मई तक चुनाव परिणामों की तिथि की घोषणा होगी, तो उसके बाद में ही एग्जैक्ट रूप से पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी दम ठोक रही है, 370 और 400 पार वाला, एनडीए गठबंधन 400 पार वाला जो दम ठोक रही है, तो आपको ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि देखने में लक्ष्य ये बहुत विकट और कठिन लग रहा है, लेकिन आज तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके अंदर इन्होंने सदा चौंकाया है। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कोई भी राजनीतिक विश्लेषक, कोई भी राजनीतिक पंडित ये बात नहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार कर 300 का आंकड़ा छू पाएगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 303 और एनडीए लगभग 325 के ऊपर गया। और ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा, समझ लीजिए, चौंकाने वाला और एक आश्चर्यजनक परिणाम था। तो अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अभी पिछले 3 चुनावों के अंदर भी आप देख लीजिए, 3 जो राज्य हिंदी राज्यों के जो चुनाव है उनके अंदर भी लोगों को लग रहा था कि छत्तीसगढ़ तो निश्चित रूप से कांग्रेस रिपीट कर रही है, और राजस्थान के अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि या तो कांग्रेस रिपीट करेगी या वहां पे हंग असेंबली की स्थिति आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाते हुए जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर एक अनपेक्षित परिणाम दिया, तो कुछ भी संभव है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखते हुए। बिल्कुल। और प्रियंका, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई बात भी कर लेते हैं, क्योंकि उमेदराम बेनीवाल जैसे उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये खबरें ज्यादा तेज होने लगी है कि क्या आरएलपी बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी, ये हो सकता है क्या? निश्चित रूप से श्रुति जी, आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि आरएलपी को भी, जो हनुमान बेनीवाल जी हैं, उनको भी अपनी राजनीतिक हैसियत ये विधानसभा चुनाव के अंदर समझ में आ गई। और जिस तरीके से उन्होंने वहां पे भीम आर्मी चीफ के साथ समझौता करके, और वो दावा ठोक रहे थे कि हम सरकार की चाबी हमारे पास रहेगी, लेकिन वहां केवल एक विधायक को लेकर के आ पाए, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज समझ में आ रही है कि अगर किसी भी गठबंधन के साथ अगर हम नहीं जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन, दोनों में से किसी का भी दामन हम नहीं थामते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक नेपथ्य में चली जाएगी। और चुनाव के अंदर
चुनाव जीतना सबसे बड़ी राजनीति का एक समझ लीजिए सिकरा होता है। और अगर इन्होंने ये चीज इनको भी दिखाई दे रही है तो इनको कोई ना कोई तरफ तो जाना पड़ेगा। इधर भारतीय जनता पार्टी इनको ज्यादा तवज्जो या उनके साथ इनकी तालमेल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो निश्चित रूप से अभी उनकी बातचीत कांग्रेस के साथ चालू है। और कांग्रेस जिस तरीके से राजस्थान के अंदर अपने आप को जमीन खोई हुई दिखाई दे रही थी, या यूं कहें कि जो एक मृतावस्था की तरफ जो कांग्रेस नजर आ रही थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं प्राणवायु नजर आ रही है दोबारा से। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण बात हो प्रियंका जी, जिस तरीके से बहुत सारे लोग हैं उनको चुनाव का महत्व नहीं पता होता, लेकिन उनको ये चीज समझनी चाहिए कि जो चुनाव ही है जो आपके बच्चों की, आपकी आने वाली पीढ़ियों की और भारत के भविष्य को निर्णय तय करता है। क्योंकि इसके अंदर हम जिसको तय करके भेजते हैं उसी ने भारत का निर्माण का हम उसकी जिम्मेदारी देते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। सब त्योहारों से बड़ा त्योहार चुनाव त्योहार है, और इसके अंदर मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को कहता हूं कि तैयारी करिए और अपना वोट निश्चित रूप से करिए, 100% वोटिंग कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का भी हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।